हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन लेक्चर 4 ऑफ ज्योग्राफी PYQ सीरीज। इससे पहले हमने जो 3 लेक्चर किए थे उसमें बहुत सारे क्वेश्चन हमने UP PCS के किए थे। कुछ चीज़ें मैं इस लेक्चर से चेंज कर रहा हूँ। इसमें हम UP PCS के क्वेश्चन तो करेंगे ही, साथ में MP PCS, राजस्थान PCS या फिर UPSC में भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हम लोग इंक्लूड कर रहे हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन भी UP PCS पूछ सकता है, तो वो सारे क्वेश्चन भी हम लोग इसमें इंक्लूड कर रहे हैं। इससे पहले हमने जो लेक्चर 3 किया था वो ड्रेनेज बेसिन पे ही हमने क्वेश्चन किए थे। वहाँ पर हमने इंडस रिवर बेसिन के बारे में देखा था, गंगा रिवर बेसिन के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन किए थे। यहाँ पे हम जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं उसी के आगे का ही पार्ट होगा। इंडस के भी कुछ क्वेश्चन होंगे, ब्रह्मपुत्र के कुछ क्वेश्चन होंगे और कुछ क्वेश्चन पेनिनसुलर ड्रेनेज बेसिन के भी होंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से, ठीक। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, दिस इज रिलेटेड टू जिस राज्य में लूनी नदी बहती है वह है, ठीक। तो जिस राज्य में लूनी नदी बहती है वह है। ये क्वेश्चन बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आप लोगों को पता होगा। लूनी नदी कहाँ पर बहती है? ये बहती है राजस्थान में, ठीक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन को छोड़ करके। नेक्स्ट आप जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे जो लूनी नदी है ये कहाँ पर है? आपको राजस्थान में दिखाई देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से किस नदी का प्रवाह मार्ग भारत में सबसे अधिक लंबा है? अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन में आपको ऑप्शन दिए गए हैं ये सतलज, ब्यास, चेनाब और झेलम को लेकर के दिए गए हैं, ठीक। अब इन क्वेश्चन, ये इस तरीके का एक क्वेश्चन UPSC ने भी 2020 में पूछा था कि निम्न में से कौन सी नदी है जो सबसे आखिरी में जाकर के इंडस से मिलती है, वो भी एक क्वेश्चन था, ठीक। इसको देख लेते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर हैज द लॉन्गेस्ट कोर्स इन इंडिया? तो आप लॉन्गेस्ट कोर्स देखोगे यानी कि लंबाई की बात कर रहा है, तो किसकी सबसे लॉन्गेस्ट कोर्स है? वो है सतलज की। तो इसका आंसर क्या होगा? ए। एक्सप्लेनेशन एक बार देख लेते हैं। आप जैसे कि यहाँ सतलज को देख सकते हो, सतलज कहाँ से निकलती? ओरिजिनेट्स फ्रॉम प्रकाश लेक, ठीक। यहाँ से ओरिजिनेट होकर के, यानी कि ये इंडिया में ओरिजिनेट नहीं होती, ये मानसरोवर के पास में एक रकास लेक है, वहाँ से ओरिजिनेट होती है सतलज, और तिब्बत से ओरिजिनेट होकर के इंडिया में आती है। इंडिया में आने के बाद में ये पाकिस्तान चली जाती है और आखिरी में पंचनद जो है वो इंडस सिंधु से जा करके मिल जाता है। तो सतलज इज अ ट्राइब्यूटरी ऑफ इंडस, लेकिन सतलज ये है जो सबसे लंबी है पंचनद में से, ठीक। तो उसका आंसर क्या था? सतलज। नेक्स्ट आते हैं। ट्रांस हिमालय से निकलने वाली निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक पूर्ववर्ती नदी है? पिछली क्लास में भी हमने समझा था कि पूर्ववर्ती नदी क्या होती है, ठीक। पूर्ववर्ती वो नदी होती है जो कि हिमालय के फॉर्मेशन से पहले से वहां पे मौजूद थी। एंटीसीडेंट रिवर, जो रिवर हिमालय के फॉर्मेशन से पहले से वहां मौजूद थी। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं इंडस, तो इंडस कहाँ है? हिमालय से नहीं निकल रही है, तिब्बत से निकल रही है, ट्रांस हिमालयन रेंजेस से निकल रही है, तो उसको हम लोग बोलेंगे एंटीसीडेंट रिवर। अब यहाँ पे जैसे हम लोग देखते हैं सतलज, तो सतलज कहाँ से निकल रही है? जैसे हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में देखा था, सतलज कहाँ से निकल रही है? ये दिस इज तिब्बत फ्रॉम रकास लेक। तो और हिमालयास कहाँ पर है? हिमालय आर समवेयर हियर, तो हिमालय के और पीछे से निकल रही है, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सतलज। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आते हैं। चिल्का लेक कहाँ स्थित है? ठीक, आप बताइए कहाँ पर स्थित होगा? कर्नाटक के कोस्ट पे, कोंकण के कोस्ट पे, नदन सरकास पे, या फिर मालाबार के कोस्ट पे? आसान सा क्वेश्चन है, ये भी ज़्यादा टफ नहीं है। पहले हम लोग अगर स्टेट की बात करें तो स्टेट क्या होगा? चिल्का लेक कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। अब किस स्टेट में? उड़ीसा में स्थित है, बट ये जो आपसे तट पूछ रहा है वो तट क्या होगा? वो है उत्तरी सरकार, नदन सरकार, ठीक। आप इस मैप में भी देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है नदन सरकार। और चिल्का लेक कहाँ है? दिस वन इज चिल्का लेक, करेक्ट। नेक्स्ट, रिवर दैट फॉर्म्स द बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। तो नदी जो भारत नेपाल के मध्य सीमा बनाती है, तो वो नदी कौन सी है? आप लोगों ने अगर जो भी करंट अफेयर फॉलो कर रहा होगा उसने देखा होगा कि ये सारे क्वेश्चन काफ़ी न्यूज़ में रहे पिछले साल। जब नेपाल ने अपना मैप बदला था तो उसने क्या किया? लिपुलेख, काला पानी वाला जो पूरा एरिया था उसको अपने मैप में दिखाया, मतलब जो इंडिया वाला एरिया था उसको उन्होंने बताया कि ये नेपाल का एरिया है। ट्रीटी ऑफ सिगौली
वो उसको मानने से इनकार कर रहे हैं। ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा? काली नदी, जिसको हम लोग शारदा या महाकाली रिवर के नाम से भी जानते हैं। तो आप जैसे इस वाले मैप में देख सकते हैं, ये लिम्पियाधुरा पास, काला पानी और लिपु लेक, ये पूरा का पूरा ये जो एरिया है जो अभी इंडिया एडमिनिस्टर करती है, इस पूरे एरिया को नेपाल क्लेम करता है। ठीक, और यहाँ पर जो काला पानी वाला एरिया है, इस एरिया से होकर के निकल रही है काली रिवर, जो आप देख सकते हैं, जिसको हम लोग शारदा रिवर भी बोलते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। करेवा फॉर्मेशन, करेवा हिमानीकृत वेदिकाएं पाई जाती हैं, कहाँ पर पाई जाती हैं? एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, आपने कोई भी बुक पढ़ी होगी आपको आसानी से ये मिल जाएगा। करेवा कहाँ मिलती है? करेवा मिलती हैं, देखिए एक एक करके अगर हम लोग ऑप्शंस को देखते हैं, अलकनंदा, करेवा मिलती कहाँ है? करेवा मिलती है जम्मू कश्मीर में, कश्मीर वैली में। ठीक, कश्मीर वैली में मिलती है, तो अलकनंदा तो कश्मीर वैली में होगा नहीं, अलकनंदा बद्रीनाथ से निकलती है, उत्तराखंड में। ठीक, हटा दो इसको। रावी, रावी भी नहीं होगा। ठीक, हम लोग झेलम पे आते हैं और तीस्ता पे आते हैं, तीस्ता तो बिल्कुल नहीं होगा सिक्किम में। झेलम जाती है कश्मीर वैली से होकर के, तो करीबा आपको कहाँ मिलेगी? झेलम वैली में। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, झेलम। ठीक, अब हम लोग करीबा थोड़ा सा देख लेते हैं। ये वाला मैप जो आपका है, ये हम एनसीईआरटी से ही पिक किया गया है, और एनसीईआरटी में आप डायरेक्ट देख सकते हैं करीबा की बात की गई है। यहाँ पे आपको ये जो दिखाई दे रहा है करीबा फॉर्मेशन, आप हिमालय जो हम लोगों को कश्मीर वैली मिलती है, कश्मीर वैली किन दो पर्वतों के बीच में मिलती है? आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, वो कहाँ मिलती है? पीर पंजाल रेंज और ग्रेटर हिमालयाज के बीच में है। तो ग्रेटर हिमालय और पीर पंजाल के बीच में आपको कश्मीर वैली मिलती है, और इसी कश्मीर वैली में जो ये वैली थी, वहाँ पे क्या हो गया, एक पहले लेक थी, और उस लेक में बाद में डिपोजिशन होता गया, तो जैसे जैसे डिपोजिशन होता गया, धीमे धीमे क्या होगी, वो लेक भर जाती है और पानी उसका बह जाता है। ये जो लैकुस्ट्रीन डिपॉजिट है, जो लेक का डिपॉजिट है, वही आज क्या है? करीबा फॉर्मेशन। ठीक, और अगर कहीं पे भी इस तरीके का डिपोजिशन होता है, जो अलूवियल, जैसे अलूवियल डिपॉजिट रिवर की वजह से होता है, ठीक है, उसको हम रिवराइन डिपॉजिट भी बोलते हैं। लैकुस्ट्रीन डिपॉजिट मतलब लेक की वजह से, ग्लेशियर डिपॉजिट ग्लेशियर की वजह से हो रहा है, एओलियन डिपॉजिट मतलब एयर के फ्लो की वजह से, सॉइल आकर के डिपॉजिट हो रही है, या कुछ पार्टिकल्स आकर के डिपॉजिट हो रहे हैं। तो करीबा फॉर्मेशन किसकी वजह से बना है? अगला क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है, तो वो बना है लैकुस्ट्रीन डिपॉजिट की वजह से, लेक्स के यानी कि झीलों में डिपॉजिशन की वजह से। किसके बीच में है? करीबा कश्मीर में है। कश्मीर किसके बीच में है? ग्रेटर हिमालय और पीर पंजाल के बीच में। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी बनाती है? ठीक, एस्चुरी बनाती है। आप लोगों ने पढ़ा होगा एस्चुरी के बारे में, डेल्टा के बारे में। ठीक है, तो इनमें से कौन सी नदी जो एस्चुरी बनाती है? आपने ये भी देखा होगा कि इंडिया की जो ज़्यादातर ईस्ट फ्लोइंग नदियां हैं, जो पूर्व की तरफ जा रही हैं, वो क्या बनाती हैं? वो डेल्टा बनाती हैं। जो नदियां वेस्ट फ्लोइंग हैं, यानी कि जो पश्चिम की तरफ बह रही हैं, वो क्या बनाती हैं? एस्चुरी बनाती हैं। करेक्ट। एस्चुरी का मतलब क्या होता है? एक फिगर से समझ लेते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, एस्चुरी क्या होता है? एक रिवर आ रही है और रिवर आ करके अपना वाटर सी में डिपॉजिट कर रही है। क्या होगा? दिस वन इज रिवर, और वाटर सी में डिपॉजिट कर रही है। तो यहाँ पे बीच में जो पार्ट होता है जहाँ पे रिवर अपना वाटर सी में डिपॉजिट करती है, उस पार्ट में कहीं ना कहीं एक लैंड फॉर्मेशन होता है जहाँ पे रिवर और सी कनेक्ट हो रहा है, बट ये जो कनेक्शन होता है वो ओपन रहेगा किसी एक एंड पे। डेल्टा में क्या होगा? डेल्टा में रिवर आकर के अपना जो भी डिपॉजिशन होगा वो आकर के डिपॉजिट करेगी, मतलब जो अलूवियल डिपॉजिट होगा वो आपको देखने को मिलेगा डेल्टा में। लेकिन एस्चुरी में नो डिपॉजिशन, देयर इज अ डायरेक्ट लिंक बिटवीन रिवर एंड सी। ये दोनों में डिफरेंस होता है। तो जैसा कि हम लोग देख चुके हैं वेस्ट फ्लोइंग और ईस्ट फ्लोइंग से, कि जो वेस्टर्न फ्लोइंग होगी उसमें क्या बनेगा? एस्चुरी, और जो हमारी ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स होंगी उसमें क्या बनता है? डेल्टा बनता है। तो यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फॉर्म एस्चुरीज? वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर कौन सी है? नर्मदा। ठीक, तो आसानी से हमारा निकल आया आंसर। वैसे साबरमती भी है, लेकिन साबरमती डज नॉट फॉर्म एस्चुरी, नर्मदा फॉर्म्स एस्चुरी। ठीक, इसको याद रखना, नर्मदा, पेरियार एंड ताप्ती, ये तीन नदियां हैं लॉन्ग जो कि एस्चुरी बनाती हैं। ठीक, तो अगर आपसे क्वेश्चन कभी पूछा जाएगा तो आप लोगों को याद रखना है नर्मदा, ताप्ती एंड पेरियार, ये तीन नदियां हैं जो कि एस्चुरी बनाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हिमालय पार से निकली नदियां हैं। अभी हम लोगों ने देखा था, जब सतलज देखा था, सतलज क्या एंटीसीडेंट रिवर क्या होता है? जो हिमालय पार से निकल करके आ रही हैं।
यहाँ पे भी आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हिमालय, या फिर इस क्वेश्चन को ऐसे लिख देता, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एंटीसीडेंट रिवर, इनमें से एंटीसीडेंट रिवर कौन सी है, तो भी सेम क्वेश्चन हो जाता है। या ऐसे बोल दो कि हिमालय पहाड़ से कौन सी नदियां निकल करके आ रही हैं, तो भी सेम क्वेश्चन हो गया। तो क्या होगा इसका आंसर, आप बताइए, क्या गंगा हिमालय पहाड़ से निकल करके आ रही है? नहीं, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, क्योंकि गंगा हिमालय पहाड़ से निकल करके नहीं आ रही। आंसर क्या हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु। सतलज हमने देखा था कहाँ से निकल रही थी, रकास लेक से। ब्रह्मपुत्र और सिंधु आज मानसरोवर के पास से ही निकल रहे हैं। ये तीनों की तीनों नदियां कहां से निकल रही हैं, हिमालय के पार से निकल रही हैं, ठीक, तिब्बत से। नेक्स्ट, काली तथा तीस्ता नदियों के बीच कौन सा हिमालयी भाग पड़ता है? आपको मैं ये वाला पार्ट जो है एक मैप से बताना चाह रहा हूँ। आपसे क्या पूछा गया, काली और तीस्ता के बीच में, तो कौन सा पार्ट आ रहा है काली तीस्ता के बीच में, नेपाल हिमालय। अगर हम लोग पूरे हिमालय को डिवाइड करेंगे, रीजनल डिवीजन करेंगे हिमालय का नदियों के बेसिस पे, ठीक, तो कैसे होगा, आप क्या कर सकते हो, इंडस सिंधु नदी, सतलज के बीच में पंजाब हिमालय, सतलज काली के बीच में कुमाऊं हिमालय, काली और तीस्ता के बीच में नेपाल हिमालय, ठीक है, तीस्ता और ब्रह्मपुत्रा के बीच में असम हिमालय। इस तरीके से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। तो कितने पार्ट हो गए, 1, 2, 3 एंड 4। पहला क्या है, पंजाब हिमालय बिटवीन इंडस एंड सतलज, इसी को कश्मीर हिमालय भी बोलते हैं, पंजाब हिमालय को। फिर हम लोग आते हैं कुमाऊं हिमालय पे। कुमाऊं हिमालय कहाँ पर है, वो है सतलज और काली के बीच में। फिर आ गया नेपाल हिमालय, काली और तीस्ता के बीच में। फिर उसके बाद आखिरी में आ गया असम हिमालय, तीस्ता और ब्रह्मपुत्रा के बीच में। वापस आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि काली और तीस्ता के बीच में कौन सा हिमालयी भाग पड़ता है, तो कौन सा हिमालयी भाग हो जाएगा, नेपाल हिमालय, असम। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से किस भारतीय राज्य में से चेनाब नदी गुजरती है, ठीक, चेनाब नदी किस स्टेट से पास होती है? क्या ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है? झेलम और चेनाब कहाँ से होकर के गुजरती है, जम्मू कश्मीर से होकर के गुजरती है। चेनाब की बात करें तो चेनाब 2 स्टेट से होकर के गुजरती है, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर। तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश तो दिया नहीं है, आंसर क्या हो जाएगा, जम्मू कश्मीर, ठीक। आप इस मैप में भी देख सकते हो, मैप में आपको दिखाई दे रहा होगा। चेनाब ये है, चेनाब कहाँ से होकर के जा रही है, दिस वन इज हिमाचल प्रदेश और ये है आपका जम्मू एंड कश्मीर। तो ये दोनों स्टेट से होकर के जा रही है। अब ऑब्वियसली जब ये क्वेश्चन पूछा गया था तो जम्मू कश्मीर वॉज अ स्टेट, अभी क्या है, जम्मू कश्मीर इज अ यूनियन टेरिटरी। आप उसके बेसिस पे बोल सकते हो कि टेक्निकली जम्मू कश्मीर नहीं होना चाहिए, लेकिन ठीक है, ये क्वेश्चन क्योंकि पुराना था इसलिए पॉसिबल है, आप इसको छोड़ सकते हैं, इतना ध्यान नहीं देना है उसमें कि स्टेट यूटी क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? अरब सागर कहाँ है, अरब सागर कहाँ पर है? आप अगर इंडिया का मैप देखेंगे तो इंडिया के वेस्टर्न साइड पे क्या है, अरेबियन सी, और ईस्टर्न साइड पे क्या है, बे ऑफ बंगाल। करेक्ट। तो यानी कि आपसे ये क्या पूछ रहा है, कौन सी नदी है जो वेस्ट फ्लोइंग है, पश्चिम की तरफ जो बह रही है, क्योंकि जो पश्चिम की तरफ बहेगी वही तो अरेबियन सी में आकर के गिरेगी, और जो पूर्व की तरफ बहेगी वो कहाँ चली जाएगी, बे ऑफ बंगाल में, गल्फ की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल में, ठीक। तो क्या अब देखते हैं इसमें आंसर, गोदावरी नहीं, महानदी नहीं, माही और कृष्णा की बात करते हैं। माही सही है, कृष्णा नहीं, तो इसका आंसर क्या है, माही। आप इसको मैप से भी समझ सकते हैं। आपको ये माही रिवर यहाँ पे, ये माही रिवर का पूरा ड्रेनेज बेसिन है। आखिरी में माही रिवर कहाँ पे आकर के गिर रही है, आपको दिखाई दे रहा है, ये अरेबियन सी लिखा हुआ है, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, अच्छे से दिखाई देगा। यहाँ पर वैसे छोटा शायद ना दिख रहा हो वीडियो में, यहाँ पे लिखा हुआ है अरेबियन सी। माही नदी गुजरात में बहती है और गुजरात में से राजस्थान और गुजरात में, और राजस्थान गुजरात से होते हुए अरेबियन सी में आकर के ड्रेन हो रही है। इट इज़ अ वेस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर, पश्चिम की तरफ बहती है ये नदी। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय भारत की कौन सी नदी पूर्व की ओर बहती है? ठीक, अब क्या पूछा है, पूर्व की ओर, यानी कि ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर आपसे पूछी गई है। ताप्ती गलत है, नर्मदा ताप्ती दोनों कहां पर हैं, एक फॉल्ट में बह रही हैं। कौन सी 3 नदियां हैं इंडिया में जो फॉल्ट में बहती हैं, भ्रंश घाटी में बहती हैं, वो कौन सी नदियां हैं, नर्मदा, ताप्ती, दामोदर। ठीक, तो ताप्ती कहां पर बह रही है, ताप्ती नर्मदा, उसके नीचे ताप्ती आपको दिखाई देगी, तो ये गलत हो गया। महानदी, महानदी इज करेक्ट। नर्मदा, नर्मदा इज
इनकरेक्ट, क्योंकि नर्मदा भी कहाँ पर बह रही है, विंध्या और सतपुड़ा के बीच में। विंध्या नॉर्थ में, सतपुड़ा साउथ में, उसके बीच में आपको दिखाई देगी नर्मदा। फिर उसके बाद सतपुड़ा के साउथ में आपको दिखाई देगी ताप्ती। तो इसका आंसर क्या होगा, सी नर्मदा। ठीक, आप देख भी सकते हैं नर्मदा का ड्रेनेज बेसिन। ठीक, ये होते हुए आखिरी में बे ऑफ बंगाल में जाकर के ड्रेन करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जोग प्रपात किस नदी से संबंधित है। ये क्वेश्चन तो बहुत बार रिपीट हुआ है। इस क्वेश्चन पे मैच द फॉलोइंग भी बहुत आता है, आप लोगों को पता भी होगा। जिसको भी पता है तो कमेंट करके नीचे बता सकता है। इसका आंसर होगा शरावती। ठीक, सी शरावती। कहाँ है ये, कर्नाटका में। ये आपको दिखाई दे रहा होगा जोग फॉल्स, ये कहाँ पर है, ये जो आपको रिवर दिखाई दे रही है, दिस रिवर इज शरावती रिवर, शरावती रिवर। ठीक, शिमोगा डिस्ट्रिक्ट के पास में ये कर्नाटका प्लेट्यू, आपको कर्नाटका भी दिखाई दे रहा है। ऑब्वियसली वेस्ट फ्लोइंग है तो कहाँ पर ड्रेन होगी, अरेबियन सी में। नेक्स्ट, तवा नदी इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ, तवा नदी किसकी ट्रिब्यूटरी है। देखो, क्योंकि ये एमपीपीसीएस का क्वेश्चन है और नर्मदा इज रिवर फ्लोइंग इन मध्य प्रदेश, तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है एमपीपीसीएस में। बट ऐसा नहीं है, मैच द फॉलोइंग में आपसे यूपी में भी ये क्वेश्चन पूछ सकता है। यूपीएससी भी इस तरीके कई सारे क्वेश्चन पूछता रहता है, तो इस वजह से क्या पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, कहीं भी पूछा गया हो, लेकिन हम लोगों को ये सारी चीज़ें याद रखनी है। इसका आंसर क्या होगा, तवा इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ नर्मदा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं तवा रिवर पे तवा डैम भी बना हुआ है और ये नर्मदा से जाकर के मिल रहा है, तो तवा इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ नर्मदा। आगे बढ़ते हैं, नदियों द्वारा अपने किनारों पर प्राकृतिक रूप से बनाए गए बांधों को किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, प्राकृतिक रूप से। ठीक, तो द डैम्स बिल्ड नेचुरली बाय रिवर ऑन देयर बैंक्स आर नोन एज, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लेवीज। तो डायरेक्ट डेफिनेशन है, इसमें कुछ भी सोचना नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट इसमें नहीं है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेवीज। आप यहाँ पे देख सकते हैं लेवीज। तो ये रिवर फ्लो कर रही है, रिवर फ्लो के क्या करते हुए क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ ना कुछ अपने बैंक्स पे डिपॉजिट करेगा। ये डिपॉजिशन क्या होता है, वो रिवर फ्लो से थोड़ा सा ऊंचा रहता है, विच एक्ट्स एज नेचुरल एम्बैंकमेंट, और वो रिवर को आउटफ्लो होने से रोकता है। दीज आर नोन एज नेचुरल लेवीज। ठीक, और इसके बाद आपको क्या दिखाई देगा, वो फ्लड प्लेन दिखाई देगा। कभी भी जब फ्लड आता है तो रिवर क्या करेगी, नेचुरल लेवीज के पार जाकर के फ्लड प्लेन तक बहती रहती है। आप कभी पुल से गुजरे होंगे, गंगा या फिर कोई भी बड़ी नदी, तो आपने देखा होगा कि बीच में नदी बहती है, उसकी जो ठीक किनारे वाला एरिया होता है वो काफ़ी ऊंचा होता है, रिवर से आपको थोड़ा ऊंचा दिखाई देगा। फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद एक एक्सटेंडेड फ्लड प्लेन एरिया होता है। तो फ्लड प्लेन जब कभी मॉनसून आता है, जब फ्लडिंग होती है, जब पानी ज़्यादा हो जाता है रिवर्स में, तब वो लेवीज को तोड़ करके, नेचुरल लेवीज को तोड़ करके फ्लड प्लेन में जाकर के रिवर बहने लगती है। ठीक, बट नेचुरल लेवीज एक्ट एज नेचुरल एम्बैंकमेंट और नेचुरल डैम। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नांकित में से प्लाया झील का उदाहरण है। ठीक, व्हाट इज प्लाया झील। आसान सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अगर आपने अच्छे से पढ़ा तो यही क्वेश्चन आपको जो है देखेंगे आप, यूपीएससी में भी इस तरीके क्वेश्चन एक पूछा गया। वहाँ पर उन्होंने पूछा था डिडवाना और दो और कोई लेक का नाम दिया था, उनसे पूछा था ये क्या है, रामसर साइट है या प्लाया लेक्स हैं या सॉल्ट लेक्स हैं राजस्थान में मिलने वाली, और या फिर डैम्स हैं। ठीक, अगर आपने ये क्वेश्चन 95 का आईएएस का किया हुआ है तो आप वो क्वेश्चन आई थिंक 2018-19 में आया था, आराम से कर सकते हैं। अभी आगे बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे भी उस क्वेश्चन को, क्योंकि ये जो पार्ट है ड्रेनेज बेसिन वाला, इसमें मैंने वाटरफॉल्स और लेक्स को भी कवर किया है। जो वाटरफॉल और लेक के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलेंगे, आपको कहीं और देखने की जरूरत नहीं। लगभग ड्रेनेज बेसिन की अगर मैं बात करूँ तो 150 से ऊपर क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे ड्रेनेज बेसिन में। ठीक, क्या है इसका आंसर, इसका आंसर है डिडवाना। What is Playa Lake? These are the lakes found in Rajasthan. Salt water lakes found in Rajasthan. Next, उत्तरी भारत का वर्तमान अफवाह प्रतिरूप इंडो ब्रह्म नदी के क्रम में विच्छेद का प्रतिफल है। तो ये असरसन रीजन वाला क्वेश्चन आ गया है। दूसरा बोल रहा है पोटवार पठार क्षेत्र का उत्थान एवं मालदा गैप क्षेत्र का अवतलन हुआ है।
अगर आप में से किसी ने भी प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी पढ़ी होगी, एनसीईआरटी पढ़ी होगी क्लास 11th की फिजिकल ज्योग्राफी की, तो उसमें एक जगह दिया हुआ है इंडियन प्लेट मूवमेंट। तो जहाँ पे क्या है वो दिखाते हैं कि इंडिया कैसे मूव कर रहा था, मूव करने के बाद वो यूरेशिया से जा के टकराया, यूरेशिया और इंडिया। तो इंडिया मूव करते हुए यूरेशिया से जा के टकराया। इंडिया ने कब मूव करना शुरू किया? अराउंड 200 मिलियन ईयर्स अगो। एट लास्ट हिमालय बनना कब शुरू हुआ? लगभग 45 मिलियन ईयर्स अगो, 40-45 मिलियन ईयर्स अगो हिमालय बनना शुरू हुआ। बीच में इंडिया जब गुजर रहा था अराउंड 55 to 60 मिलियन ईयर्स अगो, तो वहां पे क्या बना? डेक्कन ट्रैप्स, दक्कन का पठार। ठीक, तो इंडिया क्या हुआ? यूरेशिया से जाकर के टकराया अराउंड 40 मिलियन ईयर्स अगो, 40 मिलियन ईयर्स अगो इंडिया यूरेशिया से जाकर के टकराया, तब हिमालय बना। लेकिन जब इंडिया यूरेशिया से जाकर के टकराया तो यहाँ पे जहाँ पे टकराया था, ठीक है, उस जगह का नाम था एटॉक। एटॉक जो है वो कहाँ पर है? वो पाकिस्तान में है। इट इज़ इन पोटवार प्लेट्यू ऑफ पाकिस्तान, पोटवार प्लेट्यू ऑफ पाकिस्तान। और जहाँ पे जाकर के सबसे पहले टकराया था वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे जमीन ऊपर उठ गई, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं अपलिफ्टमेंट और हिंदी में बोलते हैं उत्थान। और जो मालदा गैप वाला एरिया था, मालदा गैप कहाँ पर है? वो है वेस्ट बंगाल में। ठीक, जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि गारो खासी जयंतिया इज पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू। गारो खासी जयंतिया पेनिनसुलर प्लेट्यू का पार्ट है, लेकिन वो अलग कैसे हो गए? बिकॉज ऑफ मालदा फॉल्ट। क्योंकि मालदा में के पास में क्या हुआ, वेस्ट बंगाल में क्या हुआ, वहां पे जमीन का अवतलन हो गया, सबसिडेंस हो गया। उस सबसिडेंस की वजह से गारो खासी जयंतिया और बाकी का प्रायद्वीपीय पठार अलग हो गया। ठीक, तो यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे क्या हुआ, वेस्ट बंगाल पे मालदा गैप में, या मालदा फॉल्ट भी बोल सकते हो, मालदा गैप भी बोल सकते हो, देयर इज सबसिडेंस। ठीक, एंड बिकॉज ऑफ दिस सबसिडेंस वी हैव टू प्लेट्यूज, गारो खासी जयंतिया एंड पेनिनसुलर प्लेट्यू। ठीक, तो ऑब्वियसली क्या हो गया, अब हम लोग क्वेश्चन स्पेसिफिक बात कर लेते हैं। द प्रेजेंट रन ऑफ पैटर्न ऑफ नॉर्थ इंडियन इज बाय प्रोडक्ट ऑफ सीवरेंस ऑफ द इंडो ब्रह्म रिवर सीक्वेंस। तो यहाँ पे ये क्या बोल रहा है कि पहले जो रिवर का सीक्वेंस था वो अलग था, अभी रिवर का सीक्वेंस अलग है। कैसे? आप इस फिगर के थ्रू समझो। तो पहले ये माना जाता था कि एक माइटी रिवर थी जिसको हम लोग इंडो ब्रह्म रिवर बोलते थे, वो इस तरीके से पूरा बहती थी, यहाँ पे तिब्बत से ओरिजिनेट होती थी, ओरिजिनेट होकर के ये ब्रह्मपुत्र, फिर उसके बाद ऐसे होते हुए इंडस चली जाती थी। लेकिन फिर क्या हुआ, जब इंडिया आकर के इससे टकराया तो ये जो पूरा आप ड्रेनेज बेसिन देख रहे हैं ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। किस पार्ट में डिवाइड हो गया? इंडस अलग हो गया और ब्रह्मपुत्र अलग हो गया। अब हमें क्या देखने को मिलता है, जो फिगर हम लोग यहां पे देख सकते हैं, ये वाला फिगर। ठीक है, पहले क्या था, पहले एक पूरी रिवर थी जो इस तरीके से बह रही थी, जिसको हम लोग इंडो ब्रह्म रिवर बोल रहे थे। लेकिन अभी क्या हो गया, अभी हुआ है यहाँ पे दो रिवर है, एक इंडस रिवर सिस्टम है, दूसरा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम है, और बाकी और कई सारी छोटी छोटी गंगा, यमुना, गोमती, इस तरीके की रिवर्स जो है वो निकली हुई हैं। ठीक, तो ये रिवर सिस्टम जो इंडो ब्रह्म रिवर सिस्टम था वो पुराना था। नया रिवर सिस्टम क्या है, इंडस अलग हो गई, ब्रह्मपुत्र अलग हो गई। अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं वापस। ठीक, तो पहला असर्शन क्या है, सही है, देख लिया हमने। दूसरा क्या कह रहे हैं कि अपलिफ्टमेंट हुआ है पोटवार पे और सब्सिडेंस हुआ है मालदा पे। ऑब्वियसली क्या हो गया कि इस तरीके से यहाँ पे पहले इससे समझते हैं, यहाँ पर पहले क्या हो रहा होगा, ब्रह्मपुत्र ऐसे बह रही थी, बट क्या हो गया, मालदा पे सब्सिडेंस हो गया, जमीन नीचे चली गई। तो अगर जब भी जमीन नीचे चली जाएगी, देयर इज सब्सिडेंस, तो सब्सिडेंस के बाद में यहाँ पर क्या होगा, ब्रह्मपुत्र ऐसे फ्लो करने लग जाएगी, करेक्ट। और यहाँ से दूसरी रिवर निकलेगी जो कि इंडस हो जाएगी, और इंडस में क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे पोटवार प्लेट्यू हो, सॉरी पोटवार और ऊपर होगा, ना कि यहाँ पोटवार यहाँ पर होगा,
ठीक, पोटवा प्लेट्यू और ऊपर हो गया तो ये सारे रिवर सिस्टम दोनों अलग अलग हो गए। तो ये असर्शन भी सही है और रीजनिंग भी सही है। तो इसका आंसर क्या होगा? ए, बोथ असर्शन, बोथ, एक मिनट, हाँ, बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये इसका आंसर होगा। निम्न में से कौन सी नदी पंचनद से संबंधित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉट रिलेटेड टू पंचनद? पंचनद में कौन कौन सी नदी आती हैं? नाम से क्लियर है, पंचनद मतलब 5 नदियां। कौन सी 5 नदियां होंगी बताइए? सतलज, झेलम, चेनाब, ब्यास, रावी, ये क्या है? पंचनद है। अब इसमें से हम लोग देखते हैं कौन सी नदी पंचनद में नहीं है? चंबल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चंबल, सी इज द आंसर। आसान क्वेश्चन है, चंबल पंचनद में नहीं है। ये देख सकते हैं पंचनद में कौन सी? सतलज, ब्यास, चेनाब, झेलम, रावी, ये 5 नदियों को हम लोग पंचनद बोलते हैं। पंचनद जाकर के सिंधु से मिलता है, इंडस से जाकर के मिलता है। चंबल इसका पार्ट नहीं था। आसान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक, कोई एक एक करके हम कथन पढ़ते हैं। पुलिकट, चिल्का और कोलेज झीलें पूर्वी तट पर स्थित हैं। ठीक, बारालाचाला और शिपकीला दर्रे हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित हैं। ठीक है, कुल्लू घाटी धौलाधार और पीर पंजाल श्रेणियों के बीच में स्थित है। ठीक है, फिर उसके बाद कंचनजंगा काराकोरम पर्वत श्रेणी की चोटी है। अब इस डी वाले पार्ट को ध्यान से पढ़िए। कंचनजंगा क्या हमें काराकोरम में मिलता है? काराकोरम कहाँ पर है? हम लोगों ने लास्ट क्लास में जब देखा था, ठीक, काराकोरम, लद्दाख, जस्कर, फिर उसके बाद हमारा ग्रेटर हिमालय, पीर पंजाल और शिवालिक, इस तरीके से था। तो काराकोरम क्या हमारा नदन मोस्ट है। ठीक, लेकिन अगर आपको कंचनजंगा देखना है तो कंचनजंगा आपको कहाँ मिलेगा? वो आपको मिलेगा सिक्किम में। कंचनजंगा सिक्किम में है। तो काराकोरम कहाँ पर है? काराकोरम इज इन लद्दाख। तो काराकोरम अगर लद्दाख में है और कंचनजंगा सिक्किम में है तो ऑब्वियसली क्या हो गया? डी स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो हमसे पूछा गया है इनकरेक्ट, तो आंसर क्या होगा हमारा? डी, कंचनजंगा। ठीक, यहाँ पे आप देख सकते हैं कंचनजंगा 8586 मीटर ऊंचा है और कहाँ पर स्थित है? सिक्किम में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? दोबारा वही, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। सही है ये। सोन नदी अध्यारोपित प्रवाह प्रणाली का उदाहरण। ठीक है। सारावती रिवर नदी अपहरण का अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करती है। भी सही है। कावेरी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। देखो पहले स्टेटमेंट में बोल रहा है कि गोदावरी सबसे बड़ी नदी है, फिर उसके बाद कावेरी को दक्षिण गंगा बता रहा है। अगर आपने अच्छे से पढ़ा हुआ, आपको पता है गोदावरी सबसे दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है और इसे दक्षिण की गंगा भी कहते हैं। बहुत बेसिक सा सवाल, बहुत बेसिक सा फैक्ट है ये, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। भले ही आपको बी और सी के बारे में कुछ भी ना पता हो, लेकिन कहाँ से जाएगा? ठीक है, भले ही आपको बी और सी के बारे में कुछ भी ना पता हो, लेकिन आप ए और डी को पढ़ करके या आपको बेसिक समझ है उससे भी आंसर निकाल सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा? डी इज इनकरेक्ट। कावेरी को दक्षिण गंगा नहीं कहते हैं। किसको कहते हैं? गोदावरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी लगून नहीं है? तो इसमें से कौन सी लगून नहीं है? अष्टामुडी, चिल्का झील, पेरियार और पुलिकट। तो इनमें से आप देखोगे अष्टामुडी, चिल्का और पुलिकट ये तीनों की तीनों लगून है। ठीक है। लगून क्या होता है? लगून वो लेक्स होते हैं जो कि समुद्र के किनारे स्थित होते हैं। ठीक। और पेरियार जो है, पेरियार समुद्र के किनारे स्थित नहीं है। आप इसमें देखोगे पेरियार कहाँ पर है? पेरियार केरला और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। और ये जो पेरियार झील बनाई गई है वो पेरियार लेक कोई नेचुरल लेक नहीं है, वो आर्टिफिशियल लेक है। अब वो आर्टिफिशियल लेक किस पे बनाई गई है? मुल्ला पेरियार डैम पे बनाई गई है। तो आप देखोगे मुल्ला पेरियार डैम पे जो लेक बनी हुई है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पेरियार लेक बोलते हैं। मुल्ला पेरियार डैम जो है वो किन दो नदियों पर बना हुआ है? वो बना हुआ है मुल्लायार एंड पेरियार रिवर पर। ठीक, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है?
बहुत ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं जिसमें पूछा जा रहा है कि सत्य नहीं है। अभी 2 क्वेश्चन हम लोग देख चुके थे, लेकिन बहुत आसान होता है क्योंकि जो सत्य नहीं होता है अक्सर वो स्टेटमेंट आसानी से पकड़ में आ जाता है। जैसे हमने गोदावरी वाले में देखा था, इवन कंचनजंगा वाले में देखा था, आसान सा था। आपको काराकोरम और कंचनजंगा पता है तो आप उसको कर सकते थे। यहाँ पर भी देखते हैं, पहला, वाटर फ्रॉम घग्गर इज यूज्ड इन इंदिरा गांधी कैनाल। घग्गर के जल को इंदिरा गांधी नहर में उपयोग किया जाता है। अब ऑब्वियसली क्या है, घग्गर जो है वो आप लोगों ने पढ़ा होगा तो सीजनल रिवर है, और सीजनल रिवर का मतलब क्या होता है कि आपको उसमें साल के हर समय पानी नहीं मिलेगा, ठीक है, 12 महीने आपको पानी नहीं मिलेगा। इट इज़ नॉट अ पेरिनियल रिवर। अगर घग्गर में हर वर्ष साल के हर वक्त पानी नहीं मिलता है तो ऑब्वियसली घग्गर का पानी तो हम सिंचाई के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। किसका पानी इस्तेमाल किया जाता है, हरीके डैम से पानी लेकर के आया जाता है, जो कि रावी और सतलज के कॉन्फ्लुएंस पे सिचुएटेड है। ठीक, आप यहाँ पे देख सकते हो इंदिरा गांधी कैनाल कहाँ से स्टार्ट हो रही है, हरीके बैराज से, जो ब्यास और सतलज, नॉट रावी, ब्यास और सतलज के कॉन्फ्लुएंस पे सिचुएटेड है। ठीक, तो पहला स्टेटमेंट ही गलत था और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। निम्नलिखित नदियों में से सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया है। ये क्वेश्चन हम लोग लास्ट क्लास में भी कर चुके थे, यहाँ पे दोबारा आ गया है, आपको पता ही होगा इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है सी, कोसी नदी। कोसी नदी को हम लोग क्या बोलते हैं, बिहार का शोक भी बोला जाता है। वेस्ट बंगाल के लिए क्या बोला जाता है, वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल का शोक, दामोदर नदी। ठीक, ये मैप भी है, मैंने आपको शो किया था। इस मैप के हिसाब से आप देख सकते हैं कि 1731 में कोसी नदी कहाँ बहती थी, फिर उसके बाद धीमे धीमे अपने पाथ को शिफ्ट करते हुए 1963 में कहाँ पर वो आ गई। तो अगर कोसी नदी बार बार अपने पाथ को चेंज करती रहेगी तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, फ्लड्स आएंगे बहुत ज़्यादा। करेक्ट, तो उसका आंसर था सी, कोसी नदी। आज हम लोग यहीं तक डिस्कस करेंगे, अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नए सवालों के साथ में। तो आज हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की है। आप लोगों को जो भी इसमें से नोट्स बनाना हो आप नोट डाउन कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग फिर से इसके आगे की जो भी चीज़ें होंगी, खास करके जो प्रायद्वीपीय पठार से रिलेटेड नदियाँ हैं, जो पेनिनसुलर ड्रेनेज बेसिन है, उसकी बहुत सारी नदियाँ भी बाकी हैं, उसके क्वेश्चन हम लोग एक साथ करेंगे। थैंक यू।